संविधान के नाम पर संसद में बड़ी बड़ी कस्में खाई जा रही हैं। नेता ऐसे बयान दे रहे हैं जैसे संविधान का तो वो अनुपालन गीता की तरह करते हैं, ग्रंथ धर्म ग्रंथों की तरह करते हैं। संविधान के खिलाफ कोई जाते नहीं है। हकीकत में यह है कि भारत में भारत की सरकार ने संविधान की जितनी हत्या की है उतनी शायद पहले कभी नहीं की गई। पिछले 10 सालों में भूल गए हैं हम लोग, 11 सालों में भूल गए हैं हम संविधान नाम की वस्तु कहाँ रखी है। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। संविधान के तमाम मुद्दे हैं। क्या वास्तव में संविधान बचा है? उमर खालिद की रिहाई, जमानत 4-4 साढ़े 4 साल तक नहीं होती है। तारीख पे तारीख, और हत्यारा बलात्कारी राम रहीम हर चुनाव से पहले बाहर आ जाता है। यह है संविधान। दलितों को आज भी घोड़े पर नहीं बैठने दिया जाता शादी के लिए। क्या ये है संविधान? संसद में संविधान के नाम पर बड़ा नाटक हुआ और मैंने अभय दुबे जी से एक एक बिंदु पूछा। बहुत रोचक बातचीत की है। मैंने जानना चाहा है कि आखिर क्या वास्तव में नेताओं को संविधान की जरूरत बची भी है या नहीं। अच्छी बातचीत, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे पूरी सुनिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन करिएगा। चलते हैं अभय दुबे जी के पास। 4 PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है अभय दुबे जी आपका। संसद में संविधान के ऊपर भयंकर भयंकर चर्चा हुई, तमाम नेताओं के हमने बयान देखे। लेकिन पिछले 10 सालों में इस देश में जो संविधान के नाम पर हत्या हो रही है, हालत ये हो गई कि जज बैठ के कह रहा है कि देश बहुसंख्यक लोगों के मत पे चलेगा। कटमुल्ले हैं। एक जज इस्तीफा दे देता है, अचानक बीजेपी में शामिल हो जाता है। ये संविधान का उल्लंघन नहीं है। दलितों को घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जा रहा है, दलित पिछड़ों के हक मारे जा रहे हैं। ये संविधान का उल्लंघन नहीं है। और संविधान की इस तरह जय जयकार करके बड़ी बड़ी बातें डींग मारना जो हम देख रहे हैं पार्लियामेंट में, क्या ये नेता वाकई में संविधान का पालन कर रहे हैं? आपको लगता है संविधान का पालन कहीं हो रहा है? सदन चल रहा है, प्रधानमंत्री गायब है, संविधान के ऊपर चर्चा है। अखिलेश यादव ने कहा भी कि सदन में चर्चा प्रधान के बिना, प्रधानमंत्री संसद में आना ही नहीं चाहते। ये सब बातें क्या संविधान से जुड़ी हुई नहीं है? संजय जी, सदन में जिस वक्त संविधान के ऊपर चर्चा हो रही है, संविधान दिवस मनाया जा रहा है, उस वक्त आपने ये प्रश्न उठाया, इसके लिए आपको साधुवाद। क्योंकि 4 PM के मंच पर भी इस प्रकार की चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि ये चर्चा काफी गंभीर बातों से ताल्लुक रखती है। आपने कहा कि अभी प्रधानमंत्री सदन में चर्चा हो रही है, प्रधानमंत्री वहां गायब हैं, वो फोटो अपॉर्चुनिटीज चल रही है उनकी प्रयागराज कुंभ में। वो टीवी पे सब वो आ रहा है, प्रयागराज में एक शॉल ओढ़े हुए वो इधर उधर देख रहे हैं, तस्वीरें खिंचा रहे हैं, अब इस फलाने मंदिर में जाएंगे, अब फलाने मंदिर में जाके पूजा करेंगे, ये सब चल रहा है। और इधर संविधान पे संसद में चर्चा हो रही है। आप समझ सकते हैं कि वो संविधान के ऊपर चर्चा के बारे में कितने गंभीर है। मैं इस मसले को एक ऐसी निगाह से देखता हूं जिससे मुझे संदेश ये मिलता है कि देश में प्रतिदिन संविधान का उल्लंघन हो रहा है, प्रतिदिन संविधान की भावना और संविधान के शब्दों का हनन किया जा रहा है। इसके लिए मैं आपको केवल एक उदाहरण दूंगा, उसके बाद मेरे पास और भी कई उदाहरण है। मैं सिलसिलेवार आपके सामने पेश करूंगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। केवल इसलिए नहीं कि मुझे नरेंद्र मोदी की या भाजपा सरकार की आलोचना का शौक है। देखिए, कांग्रेस ने 1975 में इमरजेंसी लगाई और संविधान की ही एक धारा का इस्तेमाल करके इमरजेंसी लगाई गई। वो संविधान का इस्तेमाल करके ही संविधान की भावना का सबसे बड़ा उल्लंघन था। यानी संविधान में जो एक शब्द लिखा हुआ है, संविधान में जो लिखा हुआ है, उसके आधार पर उसकी भावना का हनन किया गया उसमें। मैं खुद इमरजेंसी का भुक्तभोगी हूं। मुझे और मेरे पिता दोनों को जेल में डाला गया। मेरी उम्र बहुत कम थी। मुझे BA Part 1 का इम्तिहान भी जेल की बैरक से देना पड़ा। तो मैं मुझसे ज्यादा इस मामले को कोई नहीं जानता। और कांग्रेस को उस बात की सजा भी मिली। कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई और दोबारा सत्ता में फिर आ गई 1980 में। लेकिन कांग्रेस का पतन तभी से शुरू हो गया था और बहुत मुश्किल से कांग्रेस पिछले चुनाव में आके 2024 में फिर दोबारा संभली है। भारतीय जनता पार्टी भी उसी रास्ते पर चल रही है। लेकिन इसमें फर्क यह है कि जहां कांग्रेस ने संविधान की एक धारा का इस्तेमाल करके इमरजेंसी लगाई थी, वहां भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक नई पॉलिटिकल टेक्नोलॉजी डेवलप की है कि संविधान में हम कोई संशोधन नहीं करेंगे, संविधान की किसी धारा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन संविधान के मुताबिक कुछ नहीं करेंगे। संविधान को धर्म ग्रंथ घोषित कर देंगे, उसको धर्म ग्रंथ की तरह रखेंगे, सामने धूप बत्तियां जलाएंगे,
उसके इर्द गिर्द ढोल मजीरे लेके नाचेंगे, पूरा भजन कीर्तन होगा, यज्ञ आदि का समारोह भी होगा और संविधान की विरुद्धावली गाई जाएगी, जय जयकार की जाएगी। लेकिन संविधान का जो बुनियाद, संविधान ने हमारे लोकतंत्र को जो बुनियादी ढांचा दिया है, उसका हम पूरी तरीके से उल्लंघन करेंगे। उसका सबसे बड़ा उदाहरण क्या है? आप मानते होंगे कि संघवाद हमारे लोकतंत्र का एक बुनियादी ढांचा है। भारतीय राज्य का एक बुनियादी उसूल है संघवाद, फेडरलिज्म। ये संविधान ने दिया है हमें ना। भाजपा का कोई भी नेता, कोई भी कार्यकर्ता, प्रधानमंत्री समेत संघवाद का विरोध नहीं करता। प्रधानमंत्री ने तो संघवाद, ये दिखाने के लिए कि वो संघवाद के कितने शहदाई हैं, कितने प्रशंसक हैं, उन्होंने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म नाम का एक फिक्रा ही गढ़ दिया, सहकारी संघवाद नाम का फिक्रा गढ़ दिया। लेकिन असल में क्या हो रहा है आप ये देखिए। 10 साल से एक नारा दिया जा रहा है राजनीति में, जिसका नाम है डबल इंजन की सरकार। दिन रात ये नारा दिया जाता है, हर चुनाव अभियान में नारा दिया जाता है। मुख्यमंत्री जो भाजपा के होते हैं वो गर्व के साथ कहते हैं कि हम डबल इंजन की सरकार है। इस नारे का क्या मतलब है? इस नारे का मतलब यह है कि अगर किसी राज्य के मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं चुनी तो वो एक ही इंजन की सरकार होगी, फिर जो केंद्र सरकार का इंजन है वो इस इंजन को सपोर्ट नहीं करेगा। इसलिए अगर आपको केंद्र सरकार का सहयोग चाहिए तो आप डबल इंजन की सरकार बनाइए, भाजपा की ही सरकार बनाइए आप। जबकि संविधान ये कहता है कि हर राज्य सरकार डबल इंजन की सरकार ही होनी चाहिए, वो किसी भी पार्टी की क्यों ना हो। अब ये अच्छा, जो मतदाता भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनने से इनकार कर देता है, केंद्र सरकार फिर उसको दंडित करने की मुहिम पे निकलती है। दंडित करने की एक टेक्नोलॉजी है। एक राजभवन होता है हर राज्य की राजधानी में, वहां राज्यपाल साहब बैठे होते हैं, इनको केंद्र सरकार नियुक्त करती है। वो राज्यपाल केंद्र सरकार के कहने पर विपक्ष के मुख्यमंत्री के खिलाफ एक समांतर सरकार चलानी शुरू कर देते हैं। जो राज्यपाल जितनी खूबी से और जोरदारी के साथ ये काम करता है उसको बाद में उतना ही पुरस्कृत किया जाता है। जगदीप धनखड़ साहब इसके सबसे बड़े सबूत हैं। और इस प्रकार के व्यक्ति कहां से कहां पहुंचते हैं। आज विपक्ष को जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ रहा है। आप कल्पना कीजिए, अगर पश्चिम बंगाल विधानसभा में जगदीप धनखड़ के खिलाफ राज्यपाल के तौर पर पश्चिम बंगाल विधानसभा अविश्वास का प्रस्ताव पास कर देती तो क्या होता। और वो कर सकती थी, अविश्वास का प्रस्ताव पास कर सकती थी, क्योंकि बहुत जबरदस्त बहुमत था ममता बनर्जी के पास। ये स्थिति है। तो अब आप देखिए, ये पूरी तरह संविधान का जमकर उल्लंघन हो रहा है। दूसरा, इस टेक्नोलॉजी का एक और पहलू है कि संविधान के कुछ प्रावधानों में चालाकी पूर्वक कुछ इस तरह के संशोधन किए जाएं ताकि आप उनका अपनी राजनीतिक गोटी लाल करने में इस्तेमाल कर सकें। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है पीएमएलए कानून। जो पीएमएलए कानून बना था, हम सब जानते हैं, पहले भी इस बात पे चर्चा कर चुके हैं कि वो मनी लॉन्ड्रर्स के खिलाफ बना था, वो नशे की तिजारत करने वालों के खिलाफ बना था। लेकिन उसमें एक जो दफा 45 थी, जिससे उस कानून में गिरफ्तार किसी व्यक्ति का जमानत पाना तकरीबन असंभव हो गया था। सुप्रीम कोर्ट ने उसका गैर संवैधानिक घोषित कर दिया, लेकिन केंद्र सरकार उसको मनी बिल के जरिए पिछले दरवाजे से ले आई और देखते देखते उसको विपक्ष के खिलाफ इस्तेमाल किया जाने लगा। अब देखिए, केंद्र सरकार कहती है हम तो कुछ नहीं कर रहे, हम तो सब संविधान और कानून के मुताबिक कर रहे हैं। जो गिरफ्तारी हुई है वो कानून के मुताबिक है, जो जमानत नहीं मिल रही है वो भी कानून के मुताबिक है। सालों साल विपक्षी नेता जेलों में पड़े हुए सड़ते रहे। अगर सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप नहीं किया होता और कहा नहीं होता कि ये निजता के उल्लंघन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है ये कानून, और इसकी दफा 45 जो है, तो अभी भी सारे विपक्षी नेता हेमंत सोरेन समेत सारे जेल में पड़े हुए सड़ रहे होते। अच्छा, ये सारे के सारे आप देख सकते हैं कि ये संविधान के सीधे सीधे उल्लंघन है। अच्छा, अब ये बहुत अफसोस की बात है, मैं संसद में हो रही कार्रवाई सुन रहा था। विपक्ष के नेता भी इन प्रश्नों को इस तरीके से नहीं देखते जिस तरीके से मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। भाई, मैंने नहीं सुना किसी विपक्ष के नेता द्वारा कि वो डबल इंजन की सरकार की आलोचना करे। भाई, ये नारा जो लगता है सीधे सीधे विपक्ष विरोधी नारा है, विपक्ष को हराने के लिए लगाया जाता है, और साथ में इसमें धमकी निहित है कि अगर आपने विपक्ष को वोट दे दिया तो आपकी सरकार चलने नहीं दी जाएगी, केंद्र सरकार आपके साथ नहीं खड़ी। ये जो पूरी स्थिति है दिन रात। अच्छा, एक सबसे, और दूसरा से बात,
हमारा संविधान भारत के अल्पसंख्यकों को कुछ विशेष अधिकार देता है, ये अमेरिका का संविधान नहीं देता, ये ब्रिटेन का संविधान नहीं देता। सांस्कृतिक और सामुदायिक अधिकार देता है। ये भारत का संविधान अल्पसंख्यकों को सांस्कृतिक और सामुदायिक अधिकार देता है, जिससे उन्हें अपने सामुदायिक और सांस्कृतिक जीवन को ठीक से चलाने की इजाजत मिलती है और बहुसंख्यकों के दबाव में वो नहीं आते। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज भारत का जो अल्पसंख्यक एक कोने में पड़ा हुआ अपने आप को सिकुड़ा हुआ पाता है, वो डरा हुआ पाता है। उसके बुद्धिजीवियों के बीच में चर्चा ही चल रही है कि मुसलमान क्या करे। इसके लिए क्या किया इन लोगों ने, आप देखिए सारा कुछ सुप्रीम कोर्ट जो भी कहता रहे, उनको जो करना होता है वही करते हैं। चुनावी मुहिम चलाते हैं, मुसलमानों के खिलाफ घृणा का प्रचार प्रसार करते हैं, कहते हैं कि आपकी बहनों और माताओं के मंगलसूत्र उनको दे दिए जाएंगे, वो टोटी खोल ली जाएगी, भैंस खोल ली जाएगी। ये तमाम खुद प्रधानमंत्री करते हैं इस बात को। तो ये जो पूरी प्रक्रियाएं चलती हैं इसमें, और उस टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा पक्ष ये है, सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कहता रहे, संविधान में कुछ भी लिखा जाता रहे, हमें जो मन में आएगा हम वही करेंगे। चूंकि हम सत्ता में हैं इसलिए हमें गिरफ्तार तो किया नहीं जा सकता है। ज्यादा सुप्रीम कोर्ट हमारी निंदा करेगा, हम सुन लेंगे, 1 महीने रुके रहेंगे, 1 महीने बाद फिर से उस काम को शुरू कर देंगे। इस प्रकार की जो विचारधारात्मक निर्लज्जता है, ये पूरी की पूरी तरह संविधान सम्मत जो लोकतंत्र है उसकी बुनियादी भावना के विपरीत जाती है। पिछले 10 साल मैं मानता हूं संविधान के उल्लंघन और संविधान की भावना के हनन के उदाहरण है। इसका क्या इलाज है, समझ में नहीं आता। एक इलाज जरूर है इसका, इन लोगों को जमकर चुनाव में हराया जाए। अगर इन लोगों को चुनाव में हराया जाएगा, सत्ता से वंचित किया जाएगा, तभी आप संविधान के मूल्यों की रक्षा कर सकते हैं। वरना इस संविधान की जय जयकार करते रहेंगे और हर काम संविधान के विरोध का करेंगे। बिल्कुल ठीक बात है। बड़े सदन जो होता है वो संविधान की रक्षा के लिए होता है, नियम कायदे कानून बनते हैं। संविधान का नजारा, आज जो सदन का नजारा क्या था, धनखड़ कह रहे हैं कि मैं जो हूँ किसान का बेटा हूँ, दबूंगा नहीं किसी से। बदले में खड़ग जी कह रहे हैं कि मैं भी दलित का बेटा हूँ, मजदूर का बेटा हूँ, दबूंगा नहीं। जो हम लोग पहलवानों वाले देखते हैं ना कि मैं दबूंगा नहीं तुमसे, या लड़के लड़ाई लड़ते थे, मैं दबूंगा नहीं तुमसे। ये कभी आपने कल्पना करी थी? संविधान के भाषण तो हो रहे हैं, लेकिन हाउस में खड़गे जैसे नेता को जब वो बोल रहे होते हैं, माइक एक बार भी फोकस नहीं हटता है। केवल माइक जो है सीधा सीधा धनखड़ जी के अलावा दाएं बाएं कहीं जाता ही नहीं है कि धनखड़ जी बोलेंगे। खड़गे जी इतने सीनियर है, बोल रहे थे कुछ नहीं। और ये जो भाषा थी आज धनखड़ जी की, मैं किसान का बेटा हूँ, दबूंगा नहीं, और ऐसे गुस्से में लाल पीले हो रहे थे, मुझे लगा इनकी तबीयत ना बिगड़ जाए, ये ब्लड प्रेशर वेशर मरीज हो, भगवान ना करे इनके तो कुछ। नहीं, नेताओं का स्वास्थ्य बहुत अच्छा होता है संजय जी। हाँ, नेताओं का उनका बीपी भी बिल्कुल सब कंट्रोल में रहता है। जिस दिन सत्ता उन्हें प्राप्त होती है उसी वक्त न शुगर होती है, न ही उनको हाइपरटेंशन होता है, कुछ नहीं होता, बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। उनकी सारी गड़बड़ियां फिर प्रकट होती है, सत्ता छिन जाती है। कैसे रहते होंगे ये लोग इतना सत्ता में रह के, इतना मेंटेन कैसे रहते होंगे? मुझे तो एक डॉक्टर ने ये बताया है कि हर नेता अपने ऊपर सवेरे 3 घंटे खर्च करता है। अच्छा, बिल्कुल। वो 3 घंटे किसी को नहीं पता है वो कैसे खर्च होते हैं। उसमें वो तरह तरह की दवाइयां खाता है, तरह तरह के लेप लगाए जाते हैं, तरह तरह के व्यायाम करता है, तरह तरह के पेय पीता है। वो 3 घंटे हर नेता, बड़ा नेता खास तौर से अपने ऊपर खर्च करता है। और कुछ लोगों का तो मेकअप भी होता है उस दौरान, क्योंकि सवेरे दिन में उन्हें इस तरीके से कपड़े पहन के जाना है, क्या जानना है। और हमारे प्रधानमंत्री तो इस काम में बहुत आगे हैं। हाँ, कपड़े पहनने होने, लोग कहते हैं प्रधानमंत्री जी की मेकअप पे भी बहुत टाइम लगता है, जो गाल उनके बहुत बहुत बहुत, और इस मामले में प्रधानमंत्री सबसे आगे। दूसरे नेता भी उनकी प्रतियोगिता में है, वो भी करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री इस मामले में सबसे आगे। मशरूम खाने में, मशरूम की भी बड़ी चर्चा होती है प्रधानमंत्री के। मशरूम, फेशियल, चमकता हुआ चेहरा। फेशियल बहुत महत्वपूर्ण चीज है। आप फेशियल के महत्व को नजरअंदाज करेंगे तो फिर आप समझ नहीं पाएंगे ये नेता लोग किस तरीके से रहते हैं। चमकते कहते हैं। प्रधानमंत्री फेशियल कराते हैं, मुझे लगता है दूसरे नेता भी कराते हैं फेशियल। हाँ, चेहरा जिनका ग्लो ज्यादा करे वो कराते होंगे। मुझे बताइए अभय जी, अभी भी लोगों का अदालतों में बड़ा भरोसा है।
दो लोगों में लड़ाई होती है तो लोग कहते हैं कि मैं तुमको अदालत में कोर्ट में ले चल घसीटूंगा, कोर्ट में। मुझे आज संविधान पे चूंकि सब बहस हो रही है तो सब बातें याद आ रही हैं जो हाल बन गया, और खासतौर से सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंच गई। गगोई से शुरू हुई, चंचूड़ तक पहुंच गई, गणेश आरती तक पहुंच गई कि साहब किस तरह चंचूड़ साहब के यहाँ जाके प्रधानमंत्री गणेश आरती कर रहे हैं, फोटो वायरल हो रहे हैं। क्या संविधान का हनन अब सुप्रीम कोर्ट में भी होने लगा है, हाई कोर्ट में भी होने लगा है? देखिए, इसमें यह है कि संजय जी, जो जुडिशरी है वो काफी बड़ी है, उसमें निचली अदालत के जज से लेकर और सुप्रीम कोर्ट के किसी मूर्धन्य न्यायाधीश तक जुडिशरी का आकार बहुत बड़ा है। मैं समझता हूं कि जिस तरह पूरे लोकतंत्र में खामियां आई हैं, उसकी क्वालिटी में गिरावट हुई है, जुडिशरी की क्वालिटी में भी बहुत गिरावट हुई है। लेकिन अभी भी मुझे लगता है अपनी तमाम सीमाओं के बावजूद सुप्रीम कोर्ट में अगर आप किसी मसले को ले जाएं तो आपको ये उम्मीद मैं कम से कम उम्मीद करता हूं कि वो उसको ठीक से सुनेगा, उसकी समीक्षा करेगा और हो सकता है ठीक ठाक किस्म का एक वो भी दे। अब जैसे कि इसमें गड़बड़ियां भी वहां से भी शुरू होती है, जैसे कि आपका ये पूजा स्थल सुरक्षा अधिनियम है। अब जो पूजा स्थल सुरक्षा अधिनियम है, इसमें जो लिखा हुआ है उसकी तो कोई परवाह नहीं की जा रही। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने जो मुंह जबानी बोल दिया था उसके आधार पर सारे सर्वे हो रहे हैं। अच्छा, अब जस्टिस खन्ना, मुख्य न्यायाधीश जस्टिस खन्ना ने एक तरह का कल फैसला दिया है जिससे हो सकता है कि इस समस्या का कुछ समाधान हो। और उन्होंने केंद्र सरकार से पूछा है उन्होंने कि भाई 4 हफ्ते के अंदर आप जवाब दीजिए कि आपका इसमें रवैया क्या है। बाकी सबकी ऊपर उन्होंने पाबंदी लगा दी है कि ना कोई नई याचिका ली जाएगी, ना कोई नया मुकदमा स्वीकार किया जाएगा, न किसी सर्वे के आदेश होंगे, सब पे रोक लगा दी उन्होंने। अच्छा, अब सवाल यह है कि क्या केंद्र सरकार क्या करेगी इसमें, क्योंकि केंद्र सरकार की तो इसमें सब एक तरह की अघोषित समर्थन है इन सारे कामों का केंद्र सरकार की तरफ से। लेकिन अब केंद्र सरकार को घोषित रूप से अपना रवैया सुप्रीम कोर्ट में बताना पड़ेगा। हाँ, उसमें वो क्या कहेगी केंद्र सरकार? वो मुझे लगता है कि जो कानून बना हुआ है उस कानून के खिलाफ तो राय दे नहीं सकती केंद्र सरकार, क्योंकि भारतीय जनता कानून जब बना था उसके बाद में अटल बिहारी वाजपेयी की 6 साल तक सरकार रह चुकी है, 10 साल से नरेंद्र मोदी की सरकार है। ये लोग चाहते थे इस कानून को बदल सकते थे, उन्होंने इस कानून को बदलने की कोशिश नहीं की, कुछ भी नहीं किया उन्होंने। अच्छा, इसी में एक और वो पॉलिटिकल टेक्नोलॉजी छिपी हुई है कि कुछ भी लिखा रहे उसके अंदर, हम जो मन में आएगा वो करते रहेंगे। ये सत्ता के अधिकार के जरिए ये काम करते हैं। सत्ता के अधिकार का ऐसा मनमाना इस्तेमाल, संविधान विरोधी इस्तेमाल होते हुए मैंने इस देश में कभी नहीं देखा। इंदिरा गांधी में ये प्रवृत्ति थी, लेकिन वो केवल प्रवृत्ति के ही तौर पे थी। बीच बीच में प्रवृत्ति वो खुद भी दबा भी लेती थी तो उन्हें डर भी लगता था। लेकिन ये लोग तो खुलकर योजनाबद्ध तरीके से लगातार यही काम कर रहे हैं। और लेकिन क्या संविधान की बात की जाए अभय जी, उमर खालिद 4-4.5 साल से बंद है। जब भी डेट पड़ती है अगली डेट दे दी जाती है सुप्रीम कोर्ट में जमानत। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जमानत अधिकार है, जेल मजबूरी है, जमानत अधिकार है। उमर खालिद के मामले में नियम भूल जाते हैं। राम रहीम जैसा बलात्कारी हत्यारा, चुनाव से पहले उसको पैरोल में छूट दे दी जाती है। ऐसे तमाम हत्यारों बलात्कारियों को छूट दे दी जाती है। लेकिन उमर खालिद चूंकि उस सरकार के खिलाफ बोला था, उसकी 4.5 साल तक सुनवाई नहीं होती है। इस देश में क्या मुसलमान होना इतना खराब है कि अब अदालतें भी नहीं देखेंगे अगर नाम के आगे मुसलमान चिन्ह लगा हुआ है, खान लगा हुआ है या मुसलमान नाम दिख रहा है, और अदालतें भी नहीं सुनेंगी? भाई, मैंने तो अभी आपके सामने कहा ना, मैंने कहा कि भारत में संविधान ने अल्पसंख्यकों को कुछ विशेष अधिकार दिए हैं। अच्छा, अब अल्पसंख्यकों के ऊपर ही सबसे ज्यादा हमला हो रहा है। बुलडोजर चलता है तो अल्पसंख्यक के ऊपर, अल्पसंख्यक के घर के ऊपर चलता है। जो निवारक नजरबंदी कानून है वो अल्पसंख्यक के ऊपर लागू है। अब किसी के ऊपर भी आप आरोप लगा दीजिए कि वो दंगे में उसने दंगा भड़काने के लिए किया। अच्छा, एक और खास बात यह है कि उमर खालिद के ऊपर आरोप है कि उसने दंगा भड़काने वाला काम किया। और ये जो गोली मारो सालों को, ये सब जो पिछले दिल्ली विधानसभा के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता, इनमें केंद्रीय मंत्री भी शामिल थे, ये सब जो प्रचार चला रहे थे वो दंगा भड़काने के लिए नहीं था। आप सोचिए, हाँ, मुख्य प्रधानमंत्री खुद जो पिछला लोकसभा चुनाव में जो प्रचार कर रहे थे वो
अल्पसंख्यकों के खिलाफ घृणा का प्रचार नहीं था? क्या उससे देश में भावनाएं नहीं भड़केंगी, वो दंगा नहीं भड़केगा? इसीलिए मैं कहता हूं कि संविधान को जब से प्रधानमंत्री ने धर्म ग्रंथ घोषित किया है, तब से उसको पूजा की वस्तु बना दिया है। उसमें क्या लिखा है उसका कोई मायने नहीं रह गया है। संविधान रखा हुआ है, उसकी लगातार पूजा हो रही है, इसका सदन में पूजा चल रही है, पार्लियामेंट में संविधान की पूजा चल रही है। लेकिन व्यवहार में व्यावहारिक राजनीति इस तरीके से हो रही है ताकि संविधान की सारे जो नियम, निर्देश, भावना, शब्द जो कुछ भी हैं वो तार तार हुए जा रहे हैं। संविधान के तो आपको याद होगा कितना बढ़िया था कि जब पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ, प्रधानमंत्री जी एक दंड ले आए, वो दंड को लटा दिया गया, उस तरह के प्रधानमंत्री जी लेट गए, ऐसा लगा था राजा का सिंहासन सजा हुआ है। लग ही नहीं था कि ये डेमोक्रेसी एक डेमोक्रेटिक देश है, लोकतांत्रिक देश है, जहाँ पे हर संविधान की पूजा होती है। बताइए, नई पार्लियामेंट के उद्घाटन में किसी धार्मिक प्रतीक को लाके उसके आगे लेट जाना, और वो फिर मैं जहाज में देख रहा था, वो मोटे मोटे वाले पंडित जी सारे एक धोती पहने हुए संसद के अंदर हवन पढ़ रहे थे। क्या मतलब, कोई अगर मान लीजिए ये काम मुसलमान कर रहा होता, कोई मुस्लिम कर रहा होता, कि वो कुरान शरीफ का पाठ करा रहा होता, कोई आयतें पढ़ा रहा होता, हदीस पढ़ा रहा होता, तो क्या होता? फिर ये लोग क्या करते? ये पार्लियामेंट को भी नहीं छोड़ेंगे ना। ये इसी को जो जिस विश्व हिंदू परिषद के इस कार्यक्रम में हाईकोर्ट के जिस जज ने जो बहुसंख्यकवाद की दावेदारी पेश की है, इसके ऊपर इतना हंगामा मचा हुआ है, वो क्या है? वो यही है। ये एक छोटी सी बात है कि संविधान के मुताबिक लोकतंत्र बहुमत से चलता है। बहुसंख्या के आधार पर नहीं, बहुमत के आधार पर चलता है। बहुमत क्या है? बहुमत बनता और बिगड़ता रहता है। आज किसी का बहुमत है, कल वो अल्पमत में चला जाएगा, अल्पमत वाला कोशिश करके फिर बहुमत में आएगा और बहुमत वाला अल्पमत में चला जाएगा। ये बहुमत है। बहुसंख्यकवाद क्या है? वो स्थायी बहुमत है, परमानेंट मेजोरिटी का खेल है। कि हम वो परमानेंट मेजोरिटी भी कौन सी है कि हम एक धर्म के अनुयायी हैं, या एक जाति के अनुयायी हैं, या हम एक खास नस्ल के हैं, इसलिए हमारा बोलबाला होना चाहिए। तो वो पूरा बहुसंख्यकवाद, पूरी भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद और वो जज जो विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में बोल रहे थे, उस तरह के लोगों का दावा है कि लोकतंत्र बहुसंख्यकवादी होना चाहिए, बहुमत के आधार पर लोकतंत्र नहीं होना चाहिए। यही पूरी बहस है। संविधान लोकतंत्र को बहुमत आधारित बताता है, ये लोग उसका उल्लंघन करते हुए लोकतंत्र को बहुसंख्यकवादी बनाने में तुले हुए हैं। इसीलिए सारी समस्या है। सब जगह बड़े बड़े पंडित और पुजारियों को ले आते हैं, धार्मिक प्रतीकों को ले आते हैं, जो मुसलमान है उसको लगातार दंडित कर रहे हैं, उसके घर के ऊपर बुलडोजर चला रहे हैं, उसको जेल में डाले हुए हैं, उसकी तारीख पे तारीख लग रही है, उसको इंसाफ नहीं मिल रहा है और कोई वो आवाज भी नहीं उठा रहा है उसके पक्ष में। तो ऐसा कब तक चलता रहेगा? कब तक ये हिंदुस्तान इस तरह अपना, जब तक ये सत्ता में रहेंगे। वही है, हमारे गुरु थे प्रोफेसर DL शेठ, वो कहते थे कि राम भक्तों को 14 साल का वनवास दो। अब जब तक ये सत्ता से बाहर रहेंगे तो इनको बीपी और शुगर की बीमारी भी हो जाएगी, मैं आपको बताऊं। और ये सब नहीं कर पाएंगे। पार्लियामेंट में प्रियंका गांधी के भाषण की बड़ी चर्चा हुई। उन्होंने कहा प्राण टाइम में राजा जनता से संवाद करता था, बात करता था। अब तो राजा लाखों के सूट पहनता है, सवाल सुनना नहीं चाहता, उसे बर्दाश्त नहीं है लोगों के सवाल। तो प्रियंका गांधी बोलती बहुत बढ़िया है। आपने भी देखा होगा कि संसद उनका भाषण की बड़ी चर्चा हुई है। ये लगातार अब ये तीखे हमले प्रियंका के झेलने पड़ेंगे मोदी जी को। देखिए, संसद में विपक्ष पहले सत्र से ही, पहला अधिवेशन हुआ था तभी से विपक्ष बहुत जबरदस्त, विपक्ष का प्रदर्शन बहुत बेहतरीन हो रहा है, और प्रियंका गांधी के पहुंचने से वो प्रदर्शन और भी बेहतर होगा, सरकार के ऊपर हमले और भी तीखे होंगे। लेकिन यहां समस्या कुछ दूसरी है। संसद में विपक्ष कितना मजबूत है और सरकार को ऊपर कितना हमला कर रहा है, इसके आधार पे आप इस सरकार के कामकाज की शैली में परिवर्तन नहीं कर सकते। संविधान में क्या लिखा हुआ है इसके आधार पे, और सुप्रीम कोर्ट क्या आदेश देता है इसके आधार पे भी इस सरकार के कामकाज की आप तो उत्तर प्रदेश में रहते, वहां पे जो योगी जी तो होर्डिंग तक नहीं हटाते, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कोई भी आदेश दे दे उसके ऊपर, सही बात, बुलडोजर चलता रहता है। वो जुर्माना लगाते हैं तो जुर्माने का भुगतान कर दो, लेकिन बुलडोजर फिर चलाओ ताकि डर कायम रहे।
तो जब ऐसी स्थिति बन जाती है तो ऐसे लोगों को सत्ता से हटाना ही, देखिए ये लोग विचारधारात्मक लोग हैं, ये लोग आइडियोलॉजिकल लोग हैं, याद रखिए। आइडियोलॉजिकल आदमी, भारतीय जनता पार्टी की सीटें 0 हो जाएं तब भी संघ का जो आइडियोलॉजिकल आदमी है वो वही बात कहता रहेगा हमेशा। हाँ, उसकी विचार, वो अपनी विचारधारा से दाएं बाएं नहीं होता, दाएं नहीं होगा। 0 हो जाए सीटें, 350 हो जाए तब भी ठीक वही कहेगा, और 0 हो जाए तब भी वो कहेगा। तो उनको तो चुनाव हराना बहुत जरूरी है। लेकिन अच्छी बात यह है ना, ये जितनी मुसलमानों को नफरत करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो 20-22 या जितने % भी मुसलमान हैं वो ही सब दुखी होती हैं। हिंदुओं का भी बड़ा तबका, शायद बीजेपी की समस्या यही होगी। नहीं, हिंदू मुसलमानों के प्रति अगर घृणा से हिंदू आंदोलित होकर इनके पक्ष में चला जाता तो इनको 350 नहीं 400 सीटें मिल जाती। सही बात है, मतलब तो लेकिन इन्होंने जितनी मुसलमानों के खिलाफ घृणा फैलाई उनकी सीटें कम होती हैं। हाँ, और अगर ये कुछ चुनाव आयोग की मदद से तिकड़म नहीं करते ना तो सत्ता से बाहर होते, 125 से ज्यादा सीटें डाउन होती इनकी। हाँ, लोग चाहते नहीं है ना इस तरह की हिंसा की बातें, नफरत की बातें, ऊब गए लोग। कोई नहीं चाहता। सबको अपना काम धंधा रोजगार चाहिए, कौन बवाल में पड़ेगा। जी बिल्कुल ठीक बात है। आज बहुत सार्थक चर्चा हुई, बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने अपना कीमती समय दिया। थैंक यू सर। तो ये थी अभय दुबे की बातचीत। मुझको यकीन है कि आपको बातचीत जरूर पसंद आई होगी। बताइएगा कैसी लगी बातचीत। शुक्रिया, थैंक यू।